फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 9th का मैथ्स प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, मतलब इसको एक चर और दो चर पर ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले y बराबर 3 है, इसको एक चर पर हम कैसे निरूपण करेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान 3 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, y का मान 3 दिया है। तो अब मान लेते हैं, देखिए यहाँ जो है देखिए यहाँ y का मान जो है 3 हमको निरूपित करना है। ठीक है, तो देखिए y अक्ष ऊपर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ हमारा मूल बिंदु 0 हो गया, तो इसके ऊपर 1 2 3, इधर हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, तो हमको y बराबर क्या है, 3 है, y का मान 3 है, x का मान यहाँ पर 0 है, तो y का मान जो है यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम दे देंगे y बराबर 3। ठीक है, यह जो है y एक ही चर पर इसको हम निरूपित कर दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर में निरूपित करना है, इसलिए y बराबर 3 यहाँ पर निरूपित हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ खींचा जाएगा। चलिए 2 नंबर में है, इसी में 2 नंबर में कह रहा है कि दो चर में इसको दो चर वाले, ठीक है, इसको दो चर वाले जो है दो चर वाले ग्राफ के रूप में इसको बनाना है। तो दो चर में क्या होगा, एक x अक्ष होगा और एक y अक्ष होगा। तो इसको हम खींचेंगे x अक्ष y अक्ष इस तरह से। मान लिया 1 हो गया, ये 2 हो गया, या 3 हो गया, या -1 -2 और -3, 1 2 और 3 हो गया, -1 -2 और -3 हो गया। ठीक है, यह x डैश y और y डैश। ओके, ठीक है, इधर x है, इधर x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश होता है। यहाँ अब दो चर में इसको दर्शाना है y बराबर 3 को। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ y बराबर 3 है। ठीक है, और x का मान 0 है, y का मान x का मान नहीं दिया तो x का मान 0 हम मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 और 3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 0 3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चर में दर्शाना है, इसीलिए यहाँ पर दो ग्राफ खिंचाएगा और यहाँ x का मान 0 लिखाएगा और y का मान 3 लिखाएगा। ठीक है, या दो चर में इसको निरूपित कर दिए। इसी तरह से इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। अब देखिए 2 नंबर में है 2x + 9, 2x + 9 बराबर 0। इसको एक चर वाले, सबसे पहले एक चर वाला में निरूपित करना है, उसके बाद दो चर वाला में करना है। तो चलिए सबसे पहले एक चर में निरूपित करने के लिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2x + 9 = 0 है, तो यहाँ x का मान हम निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे 2x बराबर -9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x बराबर हो जाएगा -9/2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा -4.5। ठीक है, अर्थात 9 को में 2 से भाग देंगे तो आएगा 4.5। अब इस 4.5 को हम निरूपित करेंगे। अब देखिए यहाँ चूँकि x का मान आया है -4.5, x का मान ही है -4.5, तो अब माइनस में है तो इधर माइनस में जाएंगे, इधर प्लस है इधर माइनस है। अब देखेंगे यहाँ पर 4.5 कहाँ है, यहाँ 4 है और 5 है, 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया 4.5। ठीक है, यहाँ पर चूंकि x अक्ष है तो यहाँ भी x अक्ष है, x इधर x डैश है, ये भी x अक्ष है, यहाँ पर 4.5 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे -4.5। ठीक है, यह एक चर में निरूपित हो गया। अब इसको जो है, अब इसी को दो चर में निरूपित करना है, दो चर वाले। ठीक है, अब इसको दो चर में निरूपित करेंगे तो इसको हम दो चर का ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको इस तरह से हम खींच लेंगे, और इसमें भी कह रहा है कि x का मान कितना है, -4.5 है, तो यहाँ पर x का मान -4.5 आया है और y का मान 0 है। इसको इस तरह से दो चर में ग्राफ खींच लेंगे, x अक्ष और एक y अक्ष खींचेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि 4.5 कहाँ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 4.5 होगा, तो इसके सामने हम लिखेंगे -4.5 और 0, क्योंकि यहाँ x का मान -4.5 है और y का मान
कुछ नहीं है तो y का मान 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्राफ को हम बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह प्रश्नावली 4.4 में 1-2 ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अब चलिए अब प्रश्नावली 5.1 को देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, इसको देखना है, सत्य और असत्य को देखना है और अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ कह रहा है कि अब थोड़ा सा यूक्लिड का जो है ज्यामिति वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब बताइए, अगर कोई एक बिंदु हो, मान लेते हैं कि यह एक बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो है ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, इस तरह खींच दिए, तो अनेक रेखाएं तो खींची जा रही है इससे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यह क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसलिए एक नंबर जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 2 नंबर दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अगर दो बिंदु हो, ठीक है, मान लीजिए कि यह एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, ए है और बी है, तो दो भिन्न बिंदु से होकर, अब इससे होकर जाने वाली जो रेखाएं हैं, एक ही रेखा खींची जाएगी, असंख्य तो नहीं हो सकती है। दो भिन्न बिंदु है, उससे एक ही रेखा, अद्वितीय मतलब एक ही रेखा जो है खींची जा सकती है। यह इसमें कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो यह भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 2 नंबर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, इसको लिखेंगे। देखिए अब 3 नंबर कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कह रहा है कि एक शांत रेखा को का मतलब हुआ कि एक रेखाखंड, एक रेखा, इसको यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रेखाखंड ही होता है। तो एक शांत रेखा जो है दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब मान लीजिए कि एक रेखा है, अगर यह रेखा है, ठीक है, मान लीजिए कि यह रेखा है, इसको दोनों ओर से बढ़ाई जा सकती है कि नहीं जा सकती है। यहाँ पर रेखा है, इसको बढ़ाई जा सकती है, मान लीजिए यहाँ भी इसको बढ़ा देंगे, इधर इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में जो है सत्य लिखेंगे। 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है, यदि दो वृत्त जो है बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। हाँ, तो ये भी सही है। अगर देखिए मान लीजिए कि एक वृत्त है, मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर चाप लेकर के हम एक वृत्त खींचे हैं और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर चाप लेकर के एक वृत्त खींचे हैं, तो दोनों का त्रिज्या तो बराबर हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा और इसका भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दो वृत्त अगर बराबर है, बराबर चाप का अगर वृत्त खींचा गया है तो उसकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में सत्य होगा। 5 नंबर देखिए, कहा कि आकृति 5.9 में देखेंगे, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई हो तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखिए ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आकृति 5.9 कहाँ है। ठीक है, आकृति 5.9 में देखते हैं, ये भी है, यह रेखाखंड और यह एक रेखाखंड पी क्यू है और यह एक्स वाई है। ठीक है, इसमें दिया कि ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। तो मान लें कि यह सब बराबर है, इसके बराबर यह है, या इसके बराबर है, या इसके बराबर है, तो ए बी बराबर तो एक्स वाई हो जाएगा, या पी क्यू बराबर एक्स वाई हो जाएगा, या पी क्यू बराबर ए बी लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर पी क्यू, सब आपस में बराबर है, तो हम इसको और इसको भी बराबर कर सकते हैं, तो इसलिए ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा, यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम, तो 5 नंबर को भी जो है हम सत्य लिखेंगे। ठीक है, इसको भी सत्य हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, जो पद दिया है, समांतर रेखा है, लंब रेखा है, जो परिभाषा है, जो यह पद दिया है उसको परिभाषित करना है। ठीक है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो पद दिया है उसको परिभाषा, इसका जो है परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा हम आप लोगों को बतलाते हैं। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर, देखिए समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती है, देखिए लिखे हैं कि वह ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे, मतलब ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद, मतलब कहीं भी काटे ना, कहीं भी नहीं काटे अर्थात कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह ए बी है और यह पी क्यू है,
यह दोनों समांतर रेखा है। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। यह इनका जो डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन अलग अलग है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, तो इसलिए इसको समांतर रेखा कहा गया है। तो इसका परिभाषा तो ये हो जाएगा कि ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद न करे, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ये भी समांतर क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। 2 नंबर दिया है कि लंब रेखा है। लंब रेखा क्या है? ठीक है, लंबवत। तो एक रेखा जब दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मिलती है, मतलब एक रेखा, मान लीजिए यह रेखा है, एक रेखा दूसरी रेखा पर, या PQ एक रेखा है, या दूसरी रेखा AB पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण अगर बनाती हुई आकर के मिलती है तो उसे लंब रेखाएं कहा जाता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, लंब पूरक अर्थात लंब का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का कोण अगर बनेगा तो वह क्या कहलाएगा? लंब रेखाएं कहलाएगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो जाए कि जब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मिलती है तो उसे लंब रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर PQ लंब AB है, यहाँ भी लंब रेखा है, EF लंब क्या है? CD है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 3 नंबर दिया है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? तो रेखा का वह भाग, रेखाखंड मतलब रेखा का खंड, अर्थात रेखा एक बहुत बड़ा हो गया जिसका कोई जो है कोई अंतिम जो है बिंदु नहीं होता है उसका। ठीक है, कोई भी अंत बिंदु उसका नहीं होता है रेखा का, लेकिन उसी रेखा का जो खंड हम कर देंगे तो वह रेखा खंड हो जाएगा। तो उसका अंत बिंदु, उसका जो है लास्ट पॉइंट होगा रेखा खंड का। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु है, मतलब 2, कम से कम 2 जो है उसका अंत बिंदु होना चाहिए, 2 अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए AB है, इसका 2, यहाँ एक रेखा खंड है, इसका 2 अंत बिंदु यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, ये इसका अंत बिंदु है, तो यह क्या कहलाएगा? यह रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, तो रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये भी रेखाखंड है। चलिए 4 में दिया है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मतलब वृत्त के केंद्र से या केंद्र से परिधि पर हम अगर एक रेखाखंड खींचते हैं तो वह क्या कहलाएगा? वह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इसे R से सूचित किया जाता है, वृत्त की त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। चलिए वर्ग क्या होता है? तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई वह बंद आकृति, यह जो है वर्ग जो है वह भी 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं तथा चारों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। मतलब चारों भुजा बराबर होगा और चारों कोण बराबर होगा, उसे क्या कहेंगे? हम वर्ग कहेंगे उसे। ठीक है, जैसे देखिए ये ABCD एक वर्ग है। इस ABCD में इसका जो है सभी भुजा ए मान ली है, सभी भुजा आपस में बराबर है और इसका सभी कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वर्ग के सभी कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इसलिए इसको हम वर्ग का परिभाषा देंगे कि 4 रेखाखंडों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसके चारों भुजाएं तथा चारों कोण आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 नंबर दिया है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार करना है। देखिए विचार कीजिए, इस पर सोचना है केवल। कि दिया है 2 बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित है। ठीक है, तो हो सकता है अगर 2 बिंदु A और B है, मान लें कि 2 A और B कोई रेखा है, यहाँ पर A और B कोई रेखा है, 2 बिंदु है, रेखाखंड है मान लेते हैं, तो इस तीसरा बिंदु यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर तो अनेक बिंदु हो सकते हैं, लेकिन तीसरा बिंदु कह रहा है कि इसका एक तीसरा बिंदु है जो A और B के क्या है? बीच में है। तो ठीक है, A और B के बीच में क्या है? एक तीसरा बिंदु है। तो यही बात कह रहा है इसमें कि 2 बिंदु A और B दिए रहने पर तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित है। ठीक है, 2 में क्या है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 बिंदु विद्यमान है लेकिन वह एक भी रेखा पर नहीं है। जैसे मान लें कि 1 2 3 यह बिंदु हो गया। ठीक है, 3 अलग अलग बिंदु है, इससे भी एक आकृति बन जाएगा। तो इस तरह भी हो सकता है कि 3 बिंदु विद्यमान हो लेकिन वह एक ही रेखा पर स्थित न हो। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि अगर इसमें दिया है कि AB जो है, AB यहाँ एक रेखाखंड है जिसका C एक बिंदु है, तो AC बराबर BC दिया है। मतलब AC बराबर क्या दिया है? BC दिया है। तो हमें सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। AC जो है AB के क्या है? आधा है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। लिखेंगे चूँकि AB बराबर, यह AB बराबर, लिखेंगे चूँकि AB बराबर, यह AB बराबर AC प्लस BC लिख सकते हैं। ठीक है, यह AB जो है AC प्लस BC के जोड़ने पर आएगा तो AB बराबर AC प्लस BC लिख सकते हैं, या AB बराबर
ए सी प्लस, और बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी। ठीक है, बी सी के बदले में क्या लिख देंगे, ये यहाँ पर ए सी लिख देंगे, और कोष्ठ में लिखेंगे चूँकि ए सी बराबर बी सी यहीं दिया गया है, तो बी सी के बदले में हम ए सी लिख देंगे, या ए बी बराबर अब 2AC हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ए सी और एक ए सी मिल करके क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, और 2 अब इधर जाएगा तो वो ए बी बटा 2 गुना में है तो बराबर किधर भेजेंगे, तो ये बटा में हो जाएगा, ए बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसलिए ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, क्या गया, ए सी बराबर 1/2 ए बी, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी को सिद्ध करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।